कि पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं और विभिन्न तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें हमने देखा था कि उनकी मुख्य क्रिया कृषि है। उस कृषि यानी कि खेती और जिसके अंतर्गत हमारा मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म, बागवानी और खेती बाड़ी, यह सभी उनकी मुख्य क्रिया है। और कितने लोग इसमें लगे हैं अभी मैंने पहले भी आपको बता दिया। इसमें 76% लोग और 76% लोग इस मुख्य क्रिया में लगे हैं, यानी कृषि क्रिया में लगे हैं। और गैर कृषि क्रिया जिसमें 25% लोग हैं जो गैर कृषि क्रिया करते हैं। ये वे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, ये वो परिवार है जो भूमिहीन है या उनके पास भूमि कम है, उनके पास भूमि का आकार कम है, ये बहुत कम आकार में है, जिसके कारण यह गैर कृषि क्रिया करके अपना जीवन यापन करते हैं। गैर कृषि क्रिया में को 3 रूप में ये करते हैं: लघु विनिर्माण, दुकानदारी और परिवहन। लघु विनिर्माण में वो छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई कटाई करना, टोकरी बुनना, बर्तन बनाना, यह सब काम वह करते हैं। यह छोटे छोटे विनिर्माण में आते हैं। कपड़े बनाना, कपड़े सिलना, यह सब काम होता है। दर्जी का काम यह सब होता है। उसके बाद से आपका दुकानदारी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को ही, घर के बाहर आगे के भाग को वह दुकान में तब्दील करती हैं, जहाँ किराना जनरल स्टोर उन्होंने बनाया है। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि परिवहन में उनके पास ट्रक, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, जीप है, जिसके सहारे वह शाहपुर की मंडी से जरूरत की वस्तुएं जैसे ब्रश, पेस्ट, साबुन, चीनी, चाय पत्ती, तेल, ये सभी चीज़ें वह खरीद कर लाते हैं और अपने गांव में इसे बेचते हैं। उसके अलावा जरूरत के अनुसार यहाँ छोटे मोटे कपड़े की दुकान भी है, होटल भी है और ढाबा यानी कि चाय की दुकानें, क्योंकि वह अब सड़क से जुड़ा हुआ है, सड़क पर आवागमन अच्छे खासे हैं, इसलिए वहाँ होटल और ढाबा भी अच्छा खासा चलने लगा है। इस तरह से वह गैर कृषि क्रिया में दुकानदारी करते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी संख्या अधिक है, कुछ लोग खेती में लगे हैं या कुछ लोग दुकानदारी करते हैं, तो कुछ लोगों ने परिवहन को अपना जीविका माना है। कोई ट्रक, कोई बैलगाड़ी, कोई भैंसा गाड़ी और कोई जीप के सहारे परिवहन करते हैं। गांव से माल को उठा करके मंडी तक पहुंचाते हैं, फिर मंडी से आपको गांव तक पहुंचाते हैं, जिससे उनको काफ़ी लाभ भी मिल जाता है और समय पर वस्तुएं मंडी तक पहुंच भी जाती हैं और लोगों तक भी। इस तरह से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। पहले बहुत दिक्कत हुआ करती थी, लोगों के माल जो होते थे, जो भी बोए हुए उत्पादन होते थे, वो घर में ही रह जाते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी। सड़ जाते थे, चूहे खा जाते थे, या उनको विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए शहर पर निर्भर होना पड़ता था और आवागमन बैलगाड़ी था, क्योंकि कच्ची सड़कें थी। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रिया में ये लोग ये सब काम करते हैं। उसके अलावा पालमपुर की उसके बाद हमने देखा पालमपुर की फसल। पालमपुर में 2 तो मुख्य फसल है उनका, रबी फसल और खरीफ फसल। और हमने देखा था कि रबी फसल यह सर्दी में बोई जाती है, यह सर्दी में बोई जाती है और इसकी कटाई आपको गर्मी में होती है। इसकी कटाई गर्मी में होती है, जिसमें गेहूँ, चना, सरसों और मक्का और गन्ना है। यह सभी खरीफ रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है खरीफ फसल, जो आपको वर्षा ऋतु में बोई जाती है और इसकी कटाई
सर्दी में होती है। इसकी कटाई सर्दी में होती है, जिसके अंतर्गत आपका आता है धान, ज्वार, बाजरा। एक और फसल है जो जायद फसल के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि बिजली आ जाने से सिंचाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है कि कुछ नलकूप सरकार के द्वारा लगा दी गई है जो बिजली से संचालित होती है, कुछ निजी, और जिसके कारण हर खेत तक पानी की सुविधा हो जाने के कारण वे लोग साल में 2 फसल, मुख्य फसल को अच्छे से बो लेते हैं। और उसके अलावा उनके पास जो 2-3 महीने बचते हैं, उस महीने में वह साग सब्जी या आलू बोकर अपने उत्पादन क्षमता को और बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हमने देखा वह 2 कार्य करते हैं, कृषि क्रिया, दूसरा गैर कृषि क्रिया, जिसमें कृषि क्रिया में मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म और बागवानी खेती है। और गैर कृषि क्रिया में लघु विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन है, जिसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। पालक फूल की फसल 3 तरह की होती है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। इन सब फसलों को इन सारी फसलें उन मौसमों में होती हैं। चलिए अब हम देखें, ये हमने देख लिया। अब देखें कि उत्पादन किन कारकों के जरिए होता है। उत्पादन के कारक क्या हैं जिसके जरिए हम उत्पादन करते हैं। तो जब भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ करके उत्पादन किया जाता है तो उसे हम उत्पादन का संगठन या कारक कहते हैं। क्योंकि किसी भी उत्पादन के लिए, किसी भी उद्योगों को लगाने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी की जरूरत होती है। इन सब के सहयोग से ही हम उत्पादन यानी कोई व्यापार, कोई बिजनेस व्यवस्था, औद्योगिकरण कर सकते हैं। क्योंकि यह सभी उत्पादन के संगठन यानी कारक होते हैं। इसमें पहला हमारा भूमि है। भूमि में जल भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, खनिज और खेती बाड़ी भी हो सकता है। जल के द्वारा हम बिजली उत्पादन करना, जहाज को आवागमन करना, बंदरगाह बनाना, विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। नहर निकलवाना, बांध बना करके पानी की निकासी को रोकना, अधिक पानी को बचाना। वन, अधिक भूमि रहेगी तभी हम वन लगा सकते हैं। वन में हमें कीमती पौधे, कीमती वृक्ष बागवानी के रूप में भी कर सकते। एक जैसे वृक्ष लगा, महोगनी, रेडवुड, सागवान, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जो कि हमें लाभ देते हैं। तो बिना भूमि के यह सब नहीं हो सकते। और भूमि के अंदर से ही हमें खनिज संपदा मिलती है। इसकी खुदाई कर हम उद्योग धंधे लगाते हैं तो वो भूमि के अंतर्गत होता है। और खेती बाड़ी तो सभी जानते हैं कि सबसे मुख्य क्रिया होती है खेती बाड़ी, उसके लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। बिना भूमि के खेती बाड़ी हो नहीं सकती। तो सबसे पहला कारक का सबसे पहला रूप है भूमि, यानी भूमि, बाकी सारे कारक के रूप हो और भूमि ही ना हो हमारे पास तो हम उत्पादन कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा पूंजी। पूंजी जिसे हम भौतिक पूंजी के रूप में जानते हैं, जो सिर्फ पैसा ही नहीं होता। भौतिक पूंजी में होता है विभिन्न प्रकार के मटेरियल, जैसे औजार, मशीन, हार्वेस्टर, खुदाई की मशीनें, विभिन्न तरह की चीज़ें जो आपको पूंजी के अंतर्गत आती है। तो सिर्फ पैसा ही नहीं, विभिन्न प्रकार की तरह की चीज़ें जो उस भूमि पर हमें लगाने के लिए होता है। भूमि है तो हम उसमें पूंजी निवेश करते हैं, यानी औजारों से उसकी खुदाई करते हैं। तो हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन के जरिए उसमें खेती बाड़ी करते हैं। जल निकासी के लिए, नहर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार, मशीन, जनरेटर का हम प्रयोग करते हैं।
पूंजी होती है और पूंजी भी दो तरह की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी, दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी क्या होती है? वैसी पूंजी जिसका प्रयोग हम एक बार करते हैं और कई वर्षों तक उससे हम लाभ उठाते हैं। इस पूंजी को हम किसी उद्योग में एक बार, किसी भी उद्योग में एक बार प्रयोग करते हैं, एक बार लाते हैं, खरीदते हैं और इसका लाभ हम बार बार उठाते हैं, लाभ हमें बार बार मिलता है। जैसे मशीन, ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन, विभिन्न प्रकार की मशीन है जिसके लिए हम एक बार पूंजी लगाते हैं और पूंजी लगाने के बाद से यह सालों साल हमें लाभ पहुंच जाता है। सिर्फ बीच में मरम्मत की उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे हम कंप्यूटर खरीद लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, इसके लिए हम बार बार पैसे नहीं लगाते हैं, या एक बार खरीदने के बाद से ये हमें सालों साल लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे पूंजी को हम स्थायी पूंजी कहते हैं या स्थिर पूंजी है। बस इसका रख रखाव, देखभाल की जरूरत पड़ती है जो हमें सालों साल लाभ पहुंचाते हैं, बार बार लाभ देते हैं। दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। या बार बार पूंजी लगाई जाती है, बार बार हमें पूंजी लगानी पड़ती है, एक बार में लगाने से खत्म हो जाती है। जैसे हम खेतों में बीज बोते हैं, उस बीज जब वह बनकर फसल तैयार होता है तो कटिंग कर दी जाती है, काट ली जाती है, फिर अगला फसल लगाने के लिए फिर हमें बीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि वह एक बार लगा देने के बाद वह सालों साल नहीं लाभ देता, उसे हमें बार बार बदलनी पड़ती है। बीज हो गया, आपको उर्वरक हो गया, किसी खेत में हम उर्वरक डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं, तो एक बार करने के बाद से वह खत्म हो जाता है। इसलिए इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार पूंजी लगानी पड़ती है। यानी एक बार में यह समाप्त हो जाती है। जैसे बुनकर सूत से कपड़ा बुनता है, फिर अगले कपड़ा बुनने के लिए फिर से उसे सूत की आवश्यकता पड़ती है, फिर वह उसे खरीदता है। यानी कि कच्चा माल, जो ज़्यादातर कच्चे माल जो होते हैं वह कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से पूंजी दो तरह की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। इन्हीं सब पूंजी के जरिए पालनपुर में उत्पादन कार्य होते हैं। उसके बाद आता है हमारा श्रम। भूमि हो, पूंजी हो और हमारे पास श्रम ही ना, जब तक परिश्रम नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, तो फिर हमारे पास मटेरियल के रहते, भूमि के रहते सब बेकार है। इसलिए ये चारों कार्य एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी एक की कमी उत्पादन कार्य, उद्योग धंधे नहीं लगा सकते, तो श्रम भी नहीं आवश्यक है। तो श्रम में खेती बाड़ी में किसान आते हैं जो मेहनत करते हैं। कुछ कई क्षेत्रों में बड़े किसान होते हैं, जैसे पालनपुर में बड़े किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग है। बड़े किसान जो है उसके पास 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग है, खेती बाड़ी है और यह श्रमिक के रूप में भूमिहीन या जिनके पास कम भूमि है उनसे अपने खेतों को जुतवाते हैं, उनसे काम लेते हैं, यानी उनके श्रम का प्रयोग करते हैं। बड़े किसान और मझोले किसान दोनों, बड़े किसान और मझोले किसान दोनों ही खेती बाड़ी के लिए
श्रमिक को या जिनके पास कम भूमि है वह उनके जरिए यह अपना काम करते हैं। इनके पास 2 हेक्टेयर भूभाग होते हैं। 2 हेक्टेयर भूभाग होने के कारण, इससे भी अधिक होने के कारण इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और उत्पादन ज़्यादा होने के कारण यह क्या करते हैं, अपने लिए खाने भर का, साल भर का फसल रख लेते हैं। और रखने के बाद बचे हुए अनाज, जिसको हम अधिशेष कहते हैं, इसे बचे हुए अनाज यह क्या करते हैं, साल भर के लिए अपना बचा हुआ, अपने लिए साल भर का अनाज रख लेते हैं जीविकापार्जन के लिए। और बचा हुआ अनाज, जिसे हम अधिशेष कहते हैं, इन्हें ले जाकर वह मंडी में बेच देते हैं। जैसा हमने देखा था शाहपुर मंडी, यह मंडी में ले जाकर के बेच आते हैं अधिशेष से। और यह मंडी में बेचने से क्या होता है, एक तो उनको साल भर अनाज खरीदना नहीं है, उनका जीवन अच्छे से चलेगा, उनका परिवार का भरण पोषण अच्छे से होगा। और जब वह इस अधिशेष को मंडी में बेचते हैं तो बेचने से उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, उन्हें अधिक आय होता है, इनको अधिक आय प्राप्त होता है। यह इस आय को या तो हम बैंक में रख लेते हैं और अगले खेती बाड़ी के लिए उसी आय को निकालकर अपना खेती बाड़ी करते हैं, या इसी आय को, इस पैसे को वह कर्ज पे लगा देते हैं छोटे भूमिहीन किसानों को, कम भूमि वाले किसानों को, जिससे उनको ब्याज भी मिलता है। और ब्याज दर के कारण इनकी आय और अधिक बढ़ जाती है। इस तरह से बड़े और मझौले किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। तो पालमपुर के बड़े और मझौले किसान अपना अधिशेष के जरिए अधिक आय प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें अगली खेती बाड़ी के लिए किसी और पर आश्रित नहीं होना पड़ता। वह जैसे कि पालमपुर में तेजपाल सिंह सबसे समृद्ध किसान है और वह भूमिहीनों को कर्ज देता है ब्याज पर, और बैंक में वो पैसे रखकर विभिन्न प्रकार के परिवहन, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन, कार्बाइन और हार्वेस्टर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वह खरीद कर किराए पे चलाकर अधिक लाभ कमाता है। उसके बाद से श्रम में छोटे किसान होते हैं जो श्रमिक के रूप में होते हैं, और भूमिहीन होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, वह भूमिहीन कहलाते हैं। वह बड़े और मझौले किसानों के यहाँ काम करते हैं और काम करके अपना जीवन उपार्जन करते हैं। छोटे किसान और ये छोटे किसान, श्रमिक और भूमिहीन किसान के जीवन बहुत संघर्षमय होता है। इनके पास न अधिक भूभाग होते हैं, इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूभाग होते हैं, जिनमें साल भर की भी उपज नहीं हो पाती, जिससे वो अपने परिवार का जीविकापार्जन कर सके। इसके लिए वो बड़े किसानों पर निर्भर होते हैं, उनकी खेती बाड़ी में काम में हाथ बटाते हैं और तय पैसे को प्राप्त करते हैं। इनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि बड़े और मझौले किसान इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसलिए क्या बोले से मतलब उसका लाभ उठाकर बड़े किसान अपने मन मुताबिक इन्हें पैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए एक दिन का उनका वेतन, एक दिन का उनका क्या कहेंगे दैनिक कार्य, एक दिन का जो उनका मेहनताना होता है 300 रुपया है, तो उनको वह 250-200 रुपया ही देते हैं, क्योंकि इनकार करने पर वो दूसरे किसानों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये छोटे और भूमिहीन श्रमिक बड़े किसानों पर, मझौले किसानों पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, क्योंकि सिर्फ खेती बाड़ी के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, घरेलू कामकाज के लिए, विवाह के लिए, बीमारी के लिए यह कर्जदार के रूप में बड़े मझौले किसानों पर निर्भर होते हैं और इतने कर्ज में डूब जाते हैं कि जीवन भर उनके यहाँ काम करते हैं, फिर भी उत्पादन में श्रम बिना
कोई भी उत्पादन कार्य हम नहीं कर सकते। इसके विषय में आप किताब पढ़ेंगे पालमपुर की कहानी, इसमें डाला और छोटे छोटे लोगों के जरिए कहानी बताया गया है कि कैसे छोटे किसान लाचार हो जाते हैं कम पैसे में काम करने पर। महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय हो जाती है कि महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितने पुरुष वर्ग करते हैं, फिर भी उनको कम आम पैसे दिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि ये कम मेहनत करती हैं। इस तरह से उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो श्रम के बिना उत्पादन कार्य तो नहीं होते, लेकिन लाभ बड़े और मझौले उद्योगपतियों या किसानों को होता है। उसके बाद है भूमि है, पूंजी है, श्रम हो गया। इस सब के कार्य के साथ हम उद्यम कार्य करते हैं। उद्यम जिसको हम मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी यानी कि प्रौद्योगिकी यानी कि मानव अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके इन सारे कारकों के साथ वह उत्पादन कार्य करते हैं और उस उत्पादन कार्य को बाजार में सेल करना पड़ता है। तो विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार करते हैं, बैंक के जरिए पैसा प्राप्त करते हैं और विभिन्न तरह से प्रयोग करके वह क्या करते हैं, उत्पादन के संगठन को बढ़ाते हैं। इस तरह से इन चारों के जरिए हम किसी भी उद्योगों को हम फैलाते हैं। अब है कि पालमपुर में बड़े किसानों को अच्छा खासा लाभ होता है। लाभ होने का कारण है अधिक फसल पैदा करने का उपाय। वहाँ अधिक फसल पैदा करने का उपाय ढूंढ लिया गया है और यदि यह काम वर्तमान में हर राज्य यदि करता है तो उसे काफ़ी लाभ मिलता है। यह उपाय है दो तरह का, बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। पालमपुर गांव वाले एक साल में एक से अधिक फसल उगाते हैं, जिसमें हमने देखा था रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल। वह क्या करते हैं, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाते हैं, जिसमें कुछ परंपरागत कृषि भी करते हैं और कुछ आधुनिक कृषि का भी प्रयोग करते हैं। परंपरागत कृषि मतलब हल बैलों से काम करना, घरेलू बीजों का प्रयोग करना। इसमें पूंजी कम लगती है लेकिन लाभ नहीं होता। और दूसरा करते हैं क्या, आधुनिक कृषि पद्धति के तहत, आधुनिक कृषि पद्धति का मतलब आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करना। बहुविध फसल प्रणाली मैंने एक से अधिक फसल को एक वर्ष में एक से अधिक फसल हम जब बोते हैं तो भूमि खराब हो जाती है। तो भूमि की जोत को विभिन्न प्रकार के मशीनरी द्वारा, जैसे ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करते हैं, हार्वेस्टर के द्वारा कटाई करते हैं, थ्रेशर के द्वारा दहाई करते हैं और सभी मशीन के द्वारा यह काम करते हैं। इससे होता क्या है, समय की बचत भी हो जाती है उनकी और अच्छे से जमीन और कटाई हर चीज, जमीन का जुताई और कटाई हर चीज अच्छे ढंग से हो जाती है। उसके बाद है वह अपने खेतों में HYV बीज, इसका मतलब होता है अधिक उत्पादन करने वाला बीज। HYV बीज का प्रयोग करते हैं, जिसमें छोटी सी पौधे में ही आपको अधिक फसल